हेलो एवरीवन। तो होप एवरीथिंग इज़ वेल। हम लोग कवर कर रहे थे जीपीएससी मेंस के लिए अभी जो होना है उसमें किस तरह से इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपको पेपर 4 में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ यहाँ उस वीडियो में हम लोगों ने यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन तक कवर करे थे और इस यहाँ अभी हम लोग कवर करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कवर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हम लोग इसमें टू द सिलेबस टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से कवर किया है। एक और ख़ास चीज़ बात यह है इस वीडियो में कि हम लोगों ने इसको टू द सिलेबस और करेंट अफेयर जो भी अभी रिलेवेंट 2-3 ईयर में देखने को मिला है हर एक फील्ड में, उसको हम लोगों ने इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जितना भी आप सप्लीमेंट करते हैं करेंट अफेयर से है, ठीक है, और जितने भी करेंट आप एग्जाम्पल देते हैं उतना आपको अच्छा ये बनता है। क्योंकि हर कोई डिफिनेशन लिखेगा, आपका आंसर अलग कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ रहे हैं और किस तरह से इसको करेंट से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग आज देखेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और डेलीगेशन ब्यूरोक्रेसी। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, बट देखिए मैं इसमें एक और बात बता दूं कि देखिए हर चीज़ को याद नहीं रखा जा सकता है और रटा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। ये क्या है कि आप जितना इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क कर रहा है, मशीनरी कैसे है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उस चीज़ को आप एग्ज़ाम में चाहो तो अपने से रिलेट करके लिख सकते हो और वही होना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। आप नया नए हैं इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं इस वीडियो को ला सकूँ बार बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि इस चीज़ में मैं कवर करूँगा, इसको यहाँ तक तो कर लेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी को लेट से करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये डायनेमिक ज़्यादा चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक भी ज़्यादा वेटेज है इसका। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें कि एक मिनट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए थे, उसका सेक्रेटेरिएट कैसे होता है, क्या क्या ऑफिस होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है, ठीक है, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत सारा मैं इसमें एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि आपको जैसे अच्छा लगे और सूटेबल हो उस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया को जैसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसको तो तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन खुद इंडिया को जो एक यूनियन है उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका में तो इसके अपोजिट रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट, अलग अलग इस लैंग्वेज जो है यहाँ पे स्पोकन होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अलग है, डेवलपमेंट अलग अलग फोकस किया जाता है, इस सारे चीज़ जो है। और इसको मतलब एक बोल सकते हैं कन्वीनियंस डेवलपमेंट के लिए, कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग रीजन में बांट दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अगर छोटे छोटे रीजन और छोटे छोटे जोन में बांट दिया जाए तो यहाँ पे मशीनरी अच्छे से वर्क करेगी और ये अच्छा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से, ठीक है, ताकि सब लोगों को अच्छा बेनिफिट हो सके। यहाँ पे देखिए, जो अगर हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का, जो जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पढ़ना होता है कि विलेज लेवल जो डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाना, हर सेंट्रल पॉलिसी को, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को अवेयर करना ग्राउंड लेवल तक। तो इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से विलेज, रूरल और टाउन को अर्बन एरिया पे किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया गया, म्यूनिसिपालिटीज से डिवाइड किया गया, ठीक है। और स्टेट जो है ये जैसे, हाँ, यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को और डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी ऐसे मैटर रहते हैं स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अगर हम लोग बात करते हैं 7th शेड्यूल में, ठीक है। और तो वहाँ से जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं उसको किस तरह से यहाँ पे अपने स्टेट में
डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर रूल रेगुलेशन लाना है, ये सारा का सारा चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हैंडल करता है अलग अलग फंक्शंस को, जैसे कि लॉ रिलेटेड हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये सारा चीज़ जो है ये सब्जेक्ट लिस्ट में आता है स्टेट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसी तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंक्लूड करता है वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि होम अफेयर्स, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ चाहो तो आप यहाँ से जब लिखोगे तो लिख सकते हो। चीफ मिनिस्टर्स का बात करते हैं तो ये हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट लेवल पे, ताकि जो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, फेडरलिज्म का जो कि सेंट्रल और स्टेट में मेंटेन करके रखना है, उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक तरह से क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, जो भी ऐसे पॉलिसीज रहते हैं गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कराने में, डेवलपमेंट को इंश्योर करने में, और भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में स्टेट में जो होता है, वो सारा चीज़ जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, वही होता है कि कभी कभी जो मशीनरी इसके फेल हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, तो जो स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो वो चीज़ जो है आप देख सकते हैं आर्टिकल 356, 365 ये जो है इससे डील करता है। ठीक है, स्टेट सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं तो स्टेट सेक्रेटेरिएट एक क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलता है स्टेट में, जो कि नर्व सेंटर रहता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करता है, उसी तरह से स्टेट सेक्रेटेरिएट में स्टेट में स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है ये नर्व सेंटर होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ का की फंक्शन का बात करते हैं इसमें, तो स्टेट सेक्रेटेरिएट इंक्लूड करता है जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कोऑर्डिनेशन, इंप्लीमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग में। देखिए जो भी है ना सेंट्रल में, जो जिस तरह से सेंट्रल का काम रहता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, उसी तरह से स्टेट में स्टेट सेक्रेटेरिएट का सारा रोल रहता है। उसी तरह से जैसे चीफ सेक्रेटरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हेड रहता है, तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। और जिस तरह से हम लोगों ने पीएमओ पढ़ा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पिछले वीडियो में, इसमें है सीएमओ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका क्या रोल है, तो सीएमओ जो है ये हैंडल करता है अलग अलग मैटर रिलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, और गवर्नेंस को इफिशियंटली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टेट का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो है होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ, वेरियस एजेंसीज के साथ, स्टेक होल्डर्स अलग अलग लेवल पे, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ से ये आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो चीफ मिनिस्टर्स का जो ऑफिस होता है ये सेंट्रल हब होता है, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट में ये सारा चीज़ इनका रोल रहता है। चीफ सेक्रेटेरिएट का बात कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक दिया गया है सिलेबस में। चीफ सेक्रेटरी का अगर बात करते हैं तो ये एक वाइटल रोल पोजीशन होल्ड करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट और रोल का बात करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा चूज किए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट जो होता है या चीफ सेक्रेटरी का, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए जो होता है, ठीक है, क्योंकि रूल बनाने के लिए तो अलग बैठा है कैबिनेट, ठीक है, लेकिन इनका जो है कि किस तरह से उस रूल को इम्प्लीमेंट करना है ये चीफ सेक्रेटरी के हाथ में रहता है। और बाकी इसका जो है ये यहाँ तक तो ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी का, तो ये सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिविल सर्विस से ही आते हैं, जैसे आईएएस ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। चीफ सेक्रेटरी जो है ये सर्व करते हैं एज ए चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर्स, सारे जो भी ऐसे मैटर रिलेटेड रहते हैं उनके कैबिनेट के में, तो ये सारा चीज़ जो होता है चीफ एडवाइज़र बन करके चीफ सेक्रेटरी का काम रहता है। टेन्योर का बात करते हैं तो ये ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी जो है ये एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम। मतलब जो होता है ना कि पहले फिक्स था, बट इनका जो टेन्योर है अब कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो कोई टेन्योर फिक्स नहीं है चीफ सेक्रेटरी के लिए, जब चाहे तब इसको बदला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही रोल होता है, यहाँ पे ज़्यादा मेन रोल जो होता है वो कलेक्टर का हो जाता है। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, तो यहाँ पे तो आईएएस ही होते हैं और इनका ज़्यादा रोल होता है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। ओरिजिन का बात करते हैं, ओरिजिन और डेवलपमेंट का, तो ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ये हिस्ट्री से ही अगर बात करते हैं ब्रिटिश टाइम से ही, तो यहाँ पे चालू हो गया था। ठीक है, और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है, और जाना जाता था उस टाइम पे भी, ब्रिटिश के टाइम पे भी। ये इस्टेब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। ठीक है, और इस समय ये वॉरेन हेस्टिंग थे इसको इस्टेब्लिश करने वाले। देखिए इसमें एक और चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि
जैसे पहले क्या था कि इनका दो रोल रहता था, ठीक है। एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कुछ मैटर हो जाते थे तो खुद यही सुनवाई करते थे। ये कलेक्टर जो था, ये जो भी ऐसे मैटर था रिलेटेड टू सिविल कोर्ट में जो था, इसको सुनवाई यहीं पे किया जाता था। लेकिन कुछ फर्दर उसको फिर कहीं कहीं अभी भी है, बट उसको मोस्टली हटा दिया गया है इंडिया में, अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है। बट कुछ दिन तक भी चला था। अभी भी हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, जो समाहरणालय और ये सब रहता है। तो पहले जिस तरह से कोर्ट में रहता है दो साइड में, तो बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैटर को, तो ये चीज़ जो है अभी भी देखने को कहीं ना कहीं है। अर्ली फेज में बात करते हैं तो 1772 में जैसे वैरन हेस्टिंग ने इसको डेवलप किया था, ये कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को, ठीक है, उस कंसेप्ट को लाया था, ठीक। और इस जो जुडिशल प्लान ऑफ 1774 जो है, ठीक है, ये ऑफिस ऑफ द कलेक्टर को उसको मर्ज कर दिया गया एज, और जाना गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी, ठीक है। और फिर उसको फिर फर्दर नाम हमेशा चेंज रहता था, जैसे दीवान हो गया, अमील हो गया। दीवान बेसिकली जो होता है, जो उनके राइट प्रोवाइड किया गया था कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, कि टैक्स कलेक्शन करते थे, उन्हीं को दीवान बोला जाता था। जैसे दीवानी राइट्स दिया गया था 1775 में। तो ये सारा चीज़ जो है वहाँ से आप समझ सकते हैं। ये कलेक्टर का जो टर्म है उसको जुडिशल प्लान ऑफ 1787 में उसको रीइंस्टेट किया गया, ठीक है। और जो कलेक्टर वाज, जो कलेक्टर जो था, ये डिराइव फ्रॉम दी होल्डर रोल एज हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। अभी जो मैंने बताया था कि इनका मेन रोल रहता है टैक्स कलेक्शन में, तो यहीं से आता है। ब्रिटिश राज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखिए यहाँ पे ये जो था मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको लिखना होगा मेंस में, तो आप ये सारा चीज़ चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। रेवेन्यू कलेक्शन इनका मेन काम था, जैसे कि टैक्स कलेक्शन को मैनेज करना, रजिस्ट्रेशन, अल्टरेशन, लैंड से रिलेटेड भी जो भी ऐसे इशू थे ना, लैंड होल्डिंग देखिए, तो ये सारा चीज़ जो था इनका काम आ जाता था। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इनका मेन रोल था, जैसे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू मैटर। मिनट। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इनडेप्टनेस स्टेट, ठीक है। तो जो भी ऐसे कोई एग्रीकल्चर और फेमाइन रिलेटेड कोई भी ऐसे हो जाता था अब उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो सारा चीज़ इनके हाथ में रहता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मलाइज करता है रोल ऑफ कलेक्टर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा फर्दर इन्हांस करता है। और सर जॉर्ज कैंपबेल, ठीक है, ये जो थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल 1771 से 1780, 1874, 1871 से 1874 तक देखने को मिलता है। ये कलेक्टर का जो रोल था उसको और थोड़ा सा इन्हांस कर देते हैं, उसको और पावर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसी तरह से मॉडर्न फंक्शन, अभी आप देखो, मैं इतना आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जब लिखोगे इतना, अगर पूछ दिया डायरेक्टली कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए। मॉडर्न फंक्शन का बात करते हैं तो टुडे, अभी अभी के हाल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो है, ये अलग अलग इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर फोकस करना, उसको कलेक्शन करना, मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना, और जो भी ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं उसको ओवरसी करना, ये सारा चीज़ जो होता है ये आ जाता है अभी 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 फिलहाल, जो भी ऐसे मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न फंक्शन में देखने को मिलता है। इलेक्शन ऑफिसर जो होता है ये मैनेज करता है इलेक्शन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारा चीज़ इन्हीं के हाथ में रहता है। रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है। और डिजास्टर रिस्पॉन्स आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर के हाथ में ही रहता है कि किस तरह से, और इसका हेड रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। सुपरविजन एंड इवोल्यूशन जैसे कि डिविजनल कमिश्नर का हाथ में रहता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है यहाँ से आप समझ सकते हैं किस तरह से रोल है। अभी देखिए आप और इसको फर्दर इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया गया कि रोल क्या है, तो किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और सिग्निफिकेंटली अभी जो होता है ये नाम इवॉल्व हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अभी जुरिसडिक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ये सर्व करते हैं, ठीक है। और इनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यही हो जाते हैं डीसी। और इनका अगर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो इनका बहुत अलग अलग फील्ड में अलग अलग डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, ओवरसी करना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री को ठीक देखना, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योरिटीज़ पॉलिसी मैटर को, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बन करके इसको कैसे सर्व करना है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने एक तरह से देख ही लिया है, ठीक है। चैलेंजेस एंड रिफॉर्म, ये देखिए आपको लिखना, चैलेंज लिखना भूलिएगा मत, ठीक है। चैलेंज लिख करके आप अगर सुझाव देते हैं कि किस तरह से वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो ये और आपका आंसर अच्छा बनता है। जैसे चैलेंजेस एंड रिफॉर्म में बात करते हैं तो इनके अभी जो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो अलग अलग इनका रोल तो असाइन किया गया है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कॉलोनियल टाइम पे हैं, ठीक है। तो और अभी जो होता है ना रेड टेपिज्म और बाबू, ठीक है, बाबू वाला मैटर के यहाँ अभी भी है।
तो ये चीज़ जो है पहले तो था ही ब्रिटिश के टाइम पे, अभी भी देखने को मिलता है। तो उस चीज़ से जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज रहते हैं ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने में, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि जो पावर रहता है लोकल गवर्निंग बॉडीज तक डिस्ट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करने में, ये थोड़ा सा इसका लैक देखने को मिलता है। आर्टिकल 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इम्फेसिस करता है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव दोनों दोनों को रोल को अलग अलग करना। जब आप डीपीएसपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, ये सारा चीज़ जो था कहीं ना कहीं जो इनके फंक्शन था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंक्शन था, ठीक है, उसको रीडिफाइन करने के लिए ही लाया गया था। लेकिन कहाँ अभी उतना भी रोल देखने को नहीं मिलता है। और रिकमेंडेशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि अभी जो चैलेंजेज है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कुछ आप दे सकते हैं। और या रिकमेंडेशन आया भी था, ठीक है, जैसे कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो कि प्रपोज किया रिफॉर्म टू इन्हांस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो ये इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी का, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल को इन्हांस करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया था। यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर को लाना, ठीक है, जैसे कि नाम का जो होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, तो दोनों को रोल थोड़ा सा अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं नाम का इशू हो जाता है। कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग स्टेट में अलग नाम दिया गया है एक ही चीज़ को करने वाले को, तो ये भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब देख लेते हैं जैसे इम्पैक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इनका क्या, पहले मैंने अभी बताया कि पहले जो था इनका जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर जुडिशरी में रोल एक तरह से प्ले करते थे कि जो भी ऐसे सिविल मैटर थे उसको किस तरह से निपटारा करना है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के कारण जो होता है ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ये सिग्निफिकेंटली इनका एक इम्प्लीकेशंस देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है ये इंटीग्रल पार्ट है। आप देखिए इसको चाहो तो आप लिख सकते हो और थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो मेंस में, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये इनका बताना था, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो डिस्ट्रिक्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ये खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसको ओवरसी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें क्या चीज़ करना है। और ये जो जस्टिस जो है ये इसमें बस यही है कि इम्पार्शियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जज होना चाहिए, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। मतलब कोई भी ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए इनके ऊपर कि आप इस चीज़ को दो। मतलब जिस तरह से बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक अपना होना चाहिए, ठीक है। जिसको कि देखिए ये नाम इनको दिया गया था सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को नाम दिया गया है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, तो यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट लेवल ऑफ जुडिशरी आपको पता है कि अगर नीचे से हम लोग जाते हैं वर्टिकल में सेंटर तक, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ही देखने को मिल लेता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बात करते हैं तो ये इनका मेन रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। फिर उसके बाद फर्दर ऊपर जाओ तो ये चीज़ अलग अलग नाम देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट जो है ये प्रिसाइड करते हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जुडिशियल ऑफिसर, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग। इफिकेसी एंड टाइमली जस्टिस जो है कि जैसे देखिए आप ये बेस्ट एग्जांपल आप दीजिएगा करंट में कि पेंडेमिक के टाइम पे किस तरह से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है इफ़िशिएंट रोल प्ले किया था कि एक टाइमली लेवल पे जो भी ऐसे जस्टिस को डिलीवर करने में, तो ठीक है, तो इसको आप रोल इसका एग्जांपल दे सकते हैं। पेंडेमिक आप चाहो तो कहीं भी एग्जांपल दे सकते हो, एक दो तो एग्जांपल दे करके आना है हर पेपर में, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे डाइवर्स सिचुएशन आए थे कि किस तरह से उसको हैंडल करना ही अपने आप में चैलेंजेस था, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एबिलिटी जो है ये हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ केसेस, जो कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस और जस्टिस सिस्टम में देखिए क्या है कि अब अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अगर इसको सुलटा लिया जाता है, इसको सुलझा लिया जाता है, तो क्या होता है कि जो बर्डन जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ठीक है, और यही होना भी चाहिए। तो इस कारण से ये इफिशियंट रोल प्ले करता है इसमें। रिकमेंडेशन एंड डायरेक्शन का बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जुडिशियल ऑफिसर्स के इंडिपेंडेंस के लिए ये जरूरी है यहाँ पे। बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज का क्या रोल रहता है, ब्यूरोक्रेसी का क्या है, किस तरह से अभी चैलेंजेस बन गया है या उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्वेंट में क्या चेंजेस लाना चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक लोगों की ज़रूरतों को समझ सके, उनकी जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में।
में कि किस तरह से ये बैकबोन होता है, सिविल सर्वेंट किस तरह से बैकबोन है इस मॉडर्न गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो नाउ आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड आप जो भी ऐसे इसमें अच्छा अच्छा आपको चीज़ मिलेगा उसको आप नोट्स में एक छोटा छोटा पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, और चाहे आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ इसका बेनिफिट ये बता रहा हूँ कि अभी अभी हल क्या है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं, ये अपना एक नोट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स बेच रहे हैं, नोट्स शेयर कर रहे हैं, बट मुझे कहीं लगता है ना कि इनका जो नोट्स है ठीक है, एस्थेटिक पार्ट के लिए तो है, बट उतना भी नहीं है, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। और इनका जो है एक बहुत पुराना नोट्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा अगर अपडेट करें तो ज़रूरी है, लेकिन आप क्या अभी देख रहे हो, क्या सिचुएशन चल रहा है, और सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये यूपीएससी का, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि अपने आप में ये चैलेंजेस होता है, और आप अगर अपने आप से क्रिएटिव बनते हैं, अपने आप से एग्जाम्पल डालते हैं, अपने आप से ये सारा चीज़ को सप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपका ये शो करता है, ठीक है, आप एफर्ट मारते हैं। अब पता चला कि आप कहीं से कोचिंग से उठाए मटेरियल लिख लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे हर स्टूडेंट लिखेगा, तो कुछ अंतर नहीं दिखता है आपके और दूसरे के आंसर में, ठीक है। तो यही सारा चीज़ जो आप करंट से इसको लिखते हैं, करंट का एग्जाम्पल देते हैं, तो यही आपको बेनिफिट करता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस पर ज़्यादा एफर्ट डालें और अपने आप से इसको लिखने का कोशिश करें, अपने आप से ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही, ठीक है। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। मैं बस लास्ट में यही बोलूँगा कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करते रहें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।